हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ अनिल मोहन जी का उपन्यास 30 मार खां जुगल किशोर सीरीज़ पार्ट 9। अगर इसके पहले के पार्ट आपने नहीं सुने हो तो मेरे इसी चैनल के वीडियो सेक्शन पर जाकर आपको मिल जाएंगे। मुझे अधिकतर सर के पास रहना पड़ता है। उनके कई काम मुझे करने होते हैं, लेकिन तुम पर कोई बंदिश लागू नहीं होती। तुम इधर उधर कभी भी आ जा सकते हो। जुगल किशोर ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें उस तिजोरी का कॉम्बिनेशन नंबर बता दूंगी जब भी तुम जानती हो उस तिजोरी का कॉम्बिनेशन नंबर। हाँ, सूरज सिंह ने बताया। सर पागल नहीं हैं जो मुझे बताएंगे। फिर कैसे जाना? मत भूलो कि मैं 6 सालों के साथ सर के साथ हूँ, मौनी ने शांत स्वर में कहा। 6 सालों में सामने वालों के सिर के बाल 50 बार गिने जा सकते हैं, और यह तो सिर्फ तिजोरी का कॉम्बिनेशन नंबर है। मतलब कि सूरज सिंह को नंबर घुमाते घुमाते तुमने जाने कितनी बार देखा और जान लिया कि क्या नंबर है। 3 साल लगे हैं मुझे तिजोरी का कॉम्बिनेशन नंबर जानने समझने में। ज़रूर लगे होंगे सर। जब भी ऑफिस के काम में व्यस्त होंगे, तुमने तिजोरी से रिमोट कंट्रोल निकालकर वहाँ जाना है जहाँ ले जाकर सर ने तुम्हें अपना खजाना दिखाया था। ध्यान रहे, दरवाज़ा भीतर से बंद मत कर लेना, जैसा कि सर ने बताया था। सावधान रहना, ऐसे कई फेरे तुम्हें वहाँ के लगाने होंगे। थोड़ी थोड़ी करके वहाँ से दौलत लानी होगी। एक ही बार में ज़्यादा नहीं लाई जा सकती। वहाँ से नोटों और सोने को हाथ भी मत लगाना। सिर्फ हीरे जवाहरातों को समेटने की कोशिश करना। सब कुछ तो ले जाया नहीं जा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हाथ आता है वही लेकर वहाँ से चलते बनेंगे, जो कि हम दोनों के लिए बहुत होगा। बिल्ली ने पहले ही सोच रखा है कि शेर के पिंजरे से कैसे हड्डी निकालनी है, जुगल किशोर सोच रहा था। हीरे जवाहरातों मुझे रास नहीं आते। जुगल किशोर ने गहरी सांस ली। आंखों के सामने रमा गुलियानी का चेहरा नाच उठा। वो 20 करोड़ खेते जिन्हें भिखारी ले उड़ा था। हर बार एक ही बात नहीं होती, कभी कभी तो हो जाती है। काम करने को तैयार हो? हाँ, मेरा यह कहना इनकार नहीं था, जुगल किशोर बोला। तुमने कहा कि मुझे थोड़े थोड़े करके वहाँ से हीरे जवाहरातों को निकालना होगा, लेकिन उन्हें रखूँगा कहाँ? यहीं इसी कमरे में छिपा देना। यहाँ जुगल किशोर की निगाह कमरे में फिरी। कोई देख लेगा, किसी को मालूम हो जाएगा। सर के कमरे में रख देना, मौनी ने व्यंग से कहा। क्या? समझदारी से काम लो, घबराओगे तो काम कैसे करोगे? मैं घबरा नहीं रहा। वहाँ से हीरे जवाहरात लाकर इस कमरे में रखे जाएंगे। वो उधर अलमारी में रख देना। अलमारी को लॉक करके चाबी जेब में रखा करना और रिमोट कंट्रोल वापस फौरन तिजोरी में पहुंच जाना चाहिए, ताकि सर को जब रिमोट कंट्रोल की ज़रूरत पड़े तो वो उन्हें वहां मिले। जुगल किशोर ने सहमति से सिर हिलाया। मैं तुम्हें बैग ला दूंगी, बाद में हीरे जवाहरातों को उनमें भर लेना। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ से कब निकलना होगा यह तो तय कर लेना चाहिए। जब मेरा दिया बैग तुम हीरे जवाहरातों से भर लोगे, हम यहाँ से निकल जाएंगे। मौनी उठ खड़ी हुई। जुगल किशोर सोच भरी निगाहों से उसे देखता रहा। जो काम तुम करने जा रहे हो वो खतरे वाला है, लेकिन दौलत बहुत है। सारा काम सावधानी से करना। अगर पकड़े गए तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। मेरा नाम भी लिया तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, चिंता मत करो। मैं पकड़े जाने वालों में से नहीं हूँ। जुगल किशोर मुस्कुराया। मौनी ने स्कर्ट में फंसा रखी कलाई पर बांधने वाली घड़ी निकाली। यह घड़ी अपनी कलाई पर बांध लो। तुम अपने काम में व्यस्त हुए या न हुए, सर ने जब ऑफिस से इधर आना होगा तो इस घड़ी में एक लाल बटन लाल हो जाएगी। सर इस बंगले में इस हिस्से में आ रहे हैं ताकि तुम सावधान हो जाओ, मौके पर रंगे हाथों न पकड़े जा सको। गुड। जुगल किशोर ने उससे घड़ी ली। तुम सिग्नल कैसे दोगी? अपनी घड़ी का वो बटन खींचकर जिसमें सुइयां हिलाई जाती है। तुमने यह सब तैयारी पहले से कर रखी थी या अभी की है? जुगल किशोर ने उसे देखा।
तैयारी न पहले की थी और न अब, मौनी ने सपाट स्वर में कहा। तुम सिर्फ अपने काम की तरफ ध्यान दो। मैं फिर कह रही हूँ कि यह मत समझना वहाँ गए और लड्डू उठा लाए। इसमें सावधानी की जरूरत है। जुगल किशोर मुस्कुराता। बिल्ली मौसी ने सब कुछ बता दिया, लेकिन शेर को पेड़ पर चढ़ाना अभी तक नहीं सिखाया। कॉम्बिनेशन नंबर बताना भूल रही हो तुम। मौनी ने कॉम्बिनेशन नंबर बताया। जुगल किशोर ने मन ही मन उस नंबर को अच्छी तरह याद किया। आज शाम को 4 बजे मीटिंग है। सर उस मीटिंग में बहुत व्यस्त रहेंगे। मैं सर के साथ ही रहूँगी। तुम्हारे लिए वो वक्त बेहतर रहेगा। पहला फेरा दौलत तक लगा आने का, मौनी ने गंभीर स्वर में कहा। आज फेरा लग जाएगा। मौनी बाहर निकल गई। वैसे तो सब ठीक है, लेकिन गड़बड़ है कहाँ, यही तो सोचना है उससे। जुगल किशोर लंच से फारिग हुआ कि इंटरकॉम का बजर बजा। हेलो। जुगल किशोर ने रिसीवर उठाया। आज शाम काम है। जुगल किशोर फौरन समझ गया कि सूरज सिंह उसे मीटिंग में ले जाना चाहता है। नीचे हॉल में मेरे खास अहदेदार इकट्ठे हो रहे हैं। मीटिंग में तुम्हें मेरे साथ वहां चलना है। मैं तैयार होकर आपके पास पहुंच जाऊंगा। रिसीवर रखकर जुगल किशोर ने सोचा, आज तो सूरज सिंह की दौलत तक फेरा नहीं लग सकेगा। ठीक 4 बजे सूरज सिंह और जुगल किशोर उस एक काले शीशे वाले कमरे में खड़े थे, जहां से नीचे बैठे लोगों को स्पष्ट देखा जा सकता है, परंतु नीचे से यहाँ नहीं देखा जा सकता था। सिर्फ काले शीशे ही नज़र आते थे। शीशों के पास खड़ा इंसान नज़र नहीं आता था। जुगल किशोर सूरज सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, यह वो अहदेदार हैं जो सारा धंधा बरसों से संभाल रहे हैं। हर कोई विश्वसनीय है, विश्वास के काबिल है। जुगल किशोर ने बारी बारी सबको देखा। वो 8 थे। उनमें से वो भीमराव, गिरीश और वाडिया को अच्छी तरह जानता था। इनके 4 अहदेदार कम हैं। वो अपने अपने काम के खातिर शहर से बाहर हैं। 1-2 दिन में आ जाएंगे। सूरज सिंह ने पुनः कहा, मैं तुम्हें बाईं तरफ से इनका परिचय करवाता हूँ। पहले ये दारू वाला बैठा है। उसे इसी नाम से पुकारा जाता है। सूरजपुर में शराब सप्लाई का जिम्मा इसका है। हमारे आदमी शराब बनाते हैं। सूरजपुर में 70% शराब हमारी ही बिकती है, क्योंकि दारू वाला सूरजपुर आने वाले शराब के ट्रकों को रास्ते में ही लुटवा देता है या उसके आदमी आग लगा देते हैं। यानी कि दारू सप्लाई करने में दारू वाला महीने भर में करीब 50 लाख कमाता है, जिसका मालिक मैं ही हूँ। जाती तौर पर यह और भी काम करता है। 10-20 लाख ऊपर से बनाकर अपनी जेब में डाल लेता है और सोचता है मुझे नहीं मालूम, और मैंने भी कभी इस बात को जाहिर नहीं होने दिया कि मुझे मालूम है। ज़्यादा सख्ती ठीक नहीं होती। कुछ बातों पर पर्दा पड़ा है तो पड़ा रहना ही ठीक रहता है। कहने के साथ सूरज सिंह ने जुगल किशोर पर गंभीर निगाह मारी। जुगल किशोर ने हौले से सिर हिलाया। तुम्हारा दूसरा अमरपाल, सोने की तस्करी का सारा जिम्मा उसका। हमारा दुश्मन जगनलाल अक्सर हमारी सोने की खेपों पर अपने अपराधी आदमियों से उसे लूटने की गरज से हमला करवाता रहता है, लेकिन अमरपाल जगनलाल के हमले कम ही सफल होने देता है। बल्कि जब इसे खबर मिलती है कि जगनलाल का सोना आ रहा है तो यह उसे भी लूट लेता है। अमनलाल अपना काम करने में माहिर है। मुझे उसे टोकने की जरूरत नहीं पड़ी। सोना किसको कहाँ किस भाव पर बेचना है, यह सब वही तय करता है। कहीं दिक्कत होती है तो वो मुझसे आकर सलाह ले लेता है। जुगल किशोर ने अमरपाल को देखा। तीसरी कुर्सी पर नारायण दास बैठा है। गजब का आदमी है। स्मगलर होकर घड़ियाँ, टीवी, टेप, इलेक्ट्रॉनिक का या जो भी सामान आता है उसे ठोक बजाकर सूरजपुर में ऊंची दुकानों पर बेचता है। बहुत मुनाफा कमाता है। सूरजपुर में इलेक्ट्रॉनिक का बादशाह माना जाता है, लेकिन सारा काम मेरे लिए ही करता है। सूरज सिंह का लहजा स्थिर था। चौथा रूप सिंह है। शहर के बहुत से ऐसे लोग हैं, करीब 50 के ऊपर,
जिनकी सुरक्षा मैंने ले रखी है और बदले में वो मोटी रकम के रूप में महीना देते हैं। रूप सिंह उस रकम को इकट्ठी करने का काम करता है। जुगल किशोर खामोश था। पांचवा और छठा नटवर और गिरीश मादक पदार्थों का डिपार्टमेंट संभालते हैं। यहाँ से हर महीने करोड़ों रुपए की कमाई जगनलाल के आदमियों से निपटना होती है। इस काम में बहुत दिक्कतें होती हैं, कहीं पुलिस तो कहीं जगनलाल के आदमियों से निपटना, परंतु सब ठीक चल रहा है। अभी यह तक चिंता वाली कोई स्थिति पैदा नहीं हुई। भीमराव और वाड़िया को तो तुम जानते ही हो। वाड़िया ने उस दिन जगनलाल के आदमियों से टक्कर लेते गोली खाई थी। यह दोनों कई ऐसे कामों को अंजाम देते हैं जिन्हें दूसरा नहीं दे सकता। जो लोग हमें तंग करते हैं, हमारे रास्तों में अड़चने पैदा करते हैं, यह उन्हें यही दोनों देखते हैं। या फिर किसी ओहदेदार को किसी तरह की परेशानी होती है तो उस परेशानी को यही दोनों दूर करते हैं। जुगल किशोर ने गंभीरता से सिर हिलाया। जो 4 ओहदेदार इस वक्त यहाँ नहीं हैं, उनमें से 2 हीरो का कारोबार संभालते हैं। खैर, जो लोग मौजूद हैं उनके बारे में तुम्हें बता दिया है। हर ओहदेदार के पास अपने काम के मुताबिक आदमियों की फौज है। पूरे सूरजपुर में यह अपना दबदबा बनाए हुए हैं और नाम मेरा चलता है। सर, यहाँ सूरज सिंह, आओ। सूरज सिंह ने कहा और उस दरवाजे की तरफ पलटा जहाँ सीढ़ियाँ थीं और नीचे हाल में जाकर खुलती थी। इन लोगों के बीच आज मुझे घोषणा करनी है कि मैं सर की कुर्सी तुम्हारे हवाले करने जा रहा हूँ। बुढ़ऊ, अभी भी सीधा हो जाओ, मेरा पीछा छोड़ और इन्हीं में से किसी को सर बना दे कि इनका हक है, जो कि इनका हक है, वरना यह सब लोग तेरे को चीर फाड़ कर खा लेंगे। उसी हाल में एक कोने में खूबसूरत छोटा सा बार था जहाँ मोरनी टेक लगाए खड़ी थी। सूरज सिंह को आते पाकर वो फौरन आगे बढ़ी और उस कुर्सी के पास पहुंच गई जहाँ सूरज सिंह बैठता था। वो 8 ओहदेदार खड़े हो गए। सूरज सिंह के वहाँ पहुँचने पर सब ने बारी बारी सूरज सिंह को गुड इवनिंग की। कुर्सी पर पहुंचकर सूरज सिंह ने मुस्कुराकर बारी बारी सबको देखा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, प्लीज सिट डाउन कहते हुए सूरज सिंह बैठने को हुआ तो मोरनी ने कुर्सी आगे कर दी। सूरज सिंह बैठ गया। अन्य सब ओहदेदार भी बैठ गए। जुगल किशोर ने ओहदेदारों के बीच खड़ी पड़ी खाली कुर्सी ही संभाल ली। सूरज सिंह ने सरसरी तौर पर जुगल किशोर और ओहदेदारों को आपस में परिचय कराया। जुगल किशोर ने महसूस किया कोई भी ओहदेदार उसे पसंद नहीं कर रहा था, शायद इसलिए कि वे जान चुके थे कि असल मामला क्या है। सूरज सिंह ने मोरनी को देखा। बियर? यस सर कहने के साथ ही मोरनी बार की तरफ बढ़ गई। सूरज सिंह कह उठा, हम लोग शायद 6 महीनों के बाद एक साथ इकट्ठा हुए हैं। यस सर, नटवर लाल ने कहा। सूरज सिंह ने वाड़िया को देखा। अब तुम्हारा कंधा कैसा है? बेहतर है सर, उस दिन तो मरते मरते बचे थे, वाड़िया ने सामान्य स्वर में कहा था। या यूं कह लो, सूरज सिंह मुस्कुराकर बोला, मर ही गए होते। जगनलाल के आदमियों ने हमें शूट कर दिया होता अगर जुगल किशोर जान हथेली पर रहकर हमें ना बचाता। 2-4 की नापसंदगी बड़ी निगाह जुगल किशोर की तरफ उठी। अगर दर्शन और रतनलाल गद्दारी नहीं करते तो हमें किसी की सहायता की जरूरत ही नहीं थी, वाड़िया बोला। हाँ, लेकिन उन्होंने गद्दारी की। वे बिके हुए थे और हमें जुगल किशोर की सहायता की सख्त जरूरत थी, जो कि हमें ठीक वक्त पर मिल गई, सूरज सिंह ने बेहद शांत स्वर में कहा। वाड़िया खामोश रह गया। तब तक मोरनी बड़ी सी ट्रे में ठंडी बियर के भरे गिलासों को लिए पास आई। पहला गिलास उसने सूरज सिंह के सामने रखा, फिर अन्य गिलास दूसरों के सामने रखती चली गई। चीयर्स! सूरज सिंह ने गिलास उठाकर ऊंचा किया और होठों से लगाकर कूट भरा। अन्य सब ने भी ऐसा ही किया। आप सब लोग मेरे खास हैं, विश्वसनीय हैं, अपने से भी ज़्यादा।
मुझे आप लोगों पर भरोसा है। बरसों से आप लोगों ने इस भरोसे को कायम रखा हुआ है। जिन कार्यों की नींव कभी मैंने डाली थी, बाद में जिन्हें करने के लिए आप लोगों के हवाले किया, वह सब काम तरक्की के साथ बखूबी चल रहे हैं। यह सब आप लोगों की मेहनत है। सूरज सिंह की निगाह सब पर घूम रही थी और सबकी एकटक निगाह सूरज सिंह पर थी, उनके चेहरों पर शांत भाव थी। आज हमारे इकट्ठे होने की खास वजह है। सूरज सिंह ने बियर का गिलास उठाकर कूद पड़ा। वो यह कि 50 सालों से मैं यही धंधे कर रहा हूँ। पिछले 15 सालों से मैं सूरजपुर के अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा बना बैठा हूँ। मेरी कुर्सी लेने की कोशिश बहुतों ने की, लेकिन आप सब के साथ की वजह से कोई सफल नहीं हो सका। यह मेरे लिए फक्र की बात है। सब चुप्पी से सूरज सिंह को देख रहे थे। अब मैं महसूस करने लगा हूँ कि मेरी उम्र हो चुकी है। 70 बरस का हूँ मैं और इस धंधे के लिए फिट नहीं रहा। वैसे भी बुढ़ापे का कुछ वक्त मैं चैन से बिताना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी को अपना वारिस बनाऊँ और खुद इन लोगों और इन सारे कामों से छुट्टी पा लूँ। बुढ़ऊ, बता इनको कि तू मेरे को वारिस बना रहा है, फिर देख यह कैसे तेरा चैन हवा करते हैं। ये आप क्या कह रहे हो सर? वाड़िया कह उठा। अभी तो आप 10 साल और यह इस काम को संभाल सकते हैं। नहीं, सूरज सिंह मुस्कुराया। अब मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ और ले लेना ही ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। आपके जाने के बाद काम करने का मज़ा ही नहीं आएगा सर। नारायण दास कह उठा। कुछ दिन थोड़ा सा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन फिर सब कुछ पहले जैसा ही लगेगा, सूरज सिंह ने कहा। सर, ज़्यादा नहीं तो अभी 5 साल तो हमारे साथ और रहिए, गिरीश कह उठा। मेरे ख्याल से अब हमें इस मुद्दे पर आना चाहिए कि मेरे बाद सर की कुर्सी कौन संभालेगा। सूरज सिंह के शब्दों पर सब खामोश हो गए। सूरज सिंह ने गिलास उठाकर घूंट भरा। हर किसी की निगाह सूरज सिंह पर थी। मैं चाहता हूँ ऐसा इंसान मेरी जगह ले जो हर तरह की काबिलियत रखता हो, धंधे को और बढ़ाए। सब सालों के बाद भी याद रखें कि इन धंधों की शुरुआत सूरज सिंह ने की थी, जो आज फल फूल रहे हैं। सूरज सिंह के चेहरे पर गंभीरता थी। और वो इंसान मेरी निगाहों में है जो सब काम बखूबी कर सकता है, संभाल सकता है। सबकी निगाह सूरज सिंह पर थी। सूरज सिंह सबको देख रहा था। बुढ़ऊ, समझ ले अब तेरी शामत आ गई, जुगल किशोर ने सोचा। बार काउंटर के पास खड़ी मोरनी की आंखों में सतर्कता के भाव आ गए थे। कौन इंसान है वो सर? अमरपाल ने पूछा। इस वक्त वो सबके बीच में है और यकीन है कि हमेशा की तरह मेरे इस फैसले का स्वागत होगा। इस सारे धंधे को मालिक और तुम लोगों का नया सर जुगल किशोर होगा। जुगल किशोर, यह नया आदमी? कईयों की निगाह जुगल किशोर की तरफ उठी। 2 पल के लिए वहाँ तीव्र हलचल पैदा हुई, जैसे समंदर में तूफान उठा हो। फिर एकाएक शांति छा गई। खामोशी ऐसी कि सुई भी गिरे तो आवाज़ कानों में पड़ी। सर, अमरपाल ने कहा, आप जुगल किशोर की काबिलियत देख चुके हो? हाँ, मतलब कि यह हमसे ज़्यादा काबिल है। अमरपाल के स्वर में तीखापन सा उभरा। सूरज सिंह की निगाह अमरपाल पर जा टिकी। सर, नारायण दास ने कहा, आप क्या सोचते हैं कि आपका फैसला सही है? क्या खराबी है मेरे फैसले में? बरसों से खून पसीना बहाकर हम आपके धंधे को आगे बढ़ाते रहे और अब उसे खाने वाला कोई बाहरी आदमी आ गया। इससे बड़ी हमारी बेइज्जती क्या होगी? नारायण दास का स्वर उखड़ गया। हम हमेशा आपकी इज्जत करते आए हैं। आपका कहा हमने कभी नहीं टाला, लेकिन इसका मतलब तो यह नहीं है कि हम काठ के पुतले हैं। सोचना, समझना और फैसला करना हमें भी आता है। क्या मतलब? सूरज सिंह की आंखें सिकुड़ी। सुलगा बैठा भीमराव बोला, मतलब यह कि हम में से किसी को भी आपका फैसला मंजूर नहीं है।
आपकी जगह कोई लेगा तो हम में से ही कोई लेगा, कोई बाहरी आदमी नहीं। यह तुम कह रहे हो भीमराव? सूरज सिंह का स्वर शांत था। कुछ गलत कह दिया है तो आप ही बता दें, भीमराव शांत स्वर में बोला। अब इस बुढ़ऊ को कौन समझाए? आप तो घर वालों को धक्का देकर बाहर वालों की बाह पकड़कर अपने पास बिठा रहे हैं, नटवर लाल ने कहा। हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं भी रतनलाल और दर्शनलाल की तरफ भाग सकता था। वाड़िया एकाएक कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, लेकिन मैं नहीं भागा क्योंकि मुझे आपकी जान बचानी थी। बिना किसी लालच के आपकी जान बचाने के लिए मैंने अपनी जान आगे कर दी। गोली भी लगी। किस्मत अच्छी थी कि सिर की उपेक्षा कंधे पर लगी। मेरी यह कुर्बानी थी सच्चे मन से आपके लिए कि पहले मेरी जान जाए और फिर आपकी। मैंने तो सोचा था यह सब देखकर आप अपनी कुर्सी मुझे देने जा रहे हैं, लेकिन आपने तो अपना फैसला सुनाकर कमाल कर दिया सर। सूरज सिंह के होठ पिच गए। वह जानता था ऐसी स्थिति आएगी। सर, भीमराव उठा, टेबल पर पड़ा बियर का गिलास पूरा खाली करके टेबल पर रखा और बोला, कुछ साल पहले भी कुछ ऐसा ही हादसा हुआ था। तब मैं आपके साथ अकेला था। तब भी जगनलाल के आदमियों ने घेरा था। उस वक्त मैंने आपको छिपा दिया और खुद सामने जाकर 2 घंटे तक अकेला ही उनसे टक्कर लेता रहा। एक एक को मार गिराया। मैंने तब तक अपनी जान खतरे में डाली तो किस लिए? आपके लिए। लेकिन आपको हमारे में कोई भी काबिलियत नज़र नहीं आई और इस जुगल किशोर की काबिलियत 2 घंटों में आपने देख समझ ली। ऐसी बात है तो फिर मैं ही अपनी गलती मानता हूँ कि नाकाबिल होते हुए भी काबिल का लेबल लगाकर आपके साथ चिपका रहा। भीमराव तुम, सूरज सिंह ने कहना चाहा। बेकार है सर, आप जो कहेंगे वो मेरे जैसे बेवकूफ़ की समझ में नहीं आएगा। भीमराव के चेहरे पर गुस्से के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। आप अपनी बात समझाकर समझदार आदमी जुगल किशोर को समझाएं। भीमराव, सूरज सिंह के दांत पिच गए। सॉरी सर, भीमराव ने अपनी आवाज़ को फौरन शांत कर दिया। मैं जुगल किशोर जैसे नए आदमी के नीचे काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अभी इसी वक्त खुद को आप लोगों से अलग करता हूँ। सूरज सिंह के चेहरे पर गुस्सा नाच उठा। जो हमारे साथ जुड़ जाता है वो अलग नहीं हो सकता। सूरज सिंह कुर्राया। कौन रोकेगा मुझे? भीमराव ने सूरज सिंह की आंखों में झांका। आप या आपका आदमी रोक कर देखिए, कोई नहीं आएगा रोकने मुझे। कहने के साथ ही भीमराव ने टेबल पर पड़ा अपना गिलास खाली किया और कुर्सी पीछे करके वहाँ से हटा। पीछे से पीठ पर गोली मत मारिएगा सर, क्योंकि यह बात यहाँ मौजूद आपके बाकी ओहदेदारों को पसंद नहीं आएगी। कहने के साथ ही भीमराव गिलास लिए काउंटर के पास खड़ी मोनी के पास पहुँचा। विस्की से भर दो गिलास को। मोनी ने उसके गिलास में विस्की डाल दी। सूरज सिंह ने के सब्र के साथ काम लिया। पीठ पर गोली मारने वाली बात को लेकर भीमराव ने स्पष्ट धमकी दी थी। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ बैठे बाकी लोगों में से कोई उसे गोली मार देगा। उसके सामने मुंह खोलने की आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी और उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। सूरज सिंह जानता था यह वक्त उसे समझदारी के साथ बिताना है। बुढ़ऊ अभी भी अपनी इज्जत बचा ले। मेरे को भूलकर अपनी कुर्सी पर किसी और को बिठा दे, नहीं तो यह सब मिलकर तेरा बुरा हाल कर देंगे। भीमराव के अलावा और भी कोई है जो धंधे से अलग होना चाहता है? सूरज सिंह ने पूछा। वाड़िया तुरंत खड़ा हो गया। अगर आपने फैसला नहीं बदला तो मैं भीमराव के साथ हूँ, वाड़िया ने कड़वे स्वर में कहा। तभी नटवरलाल उठा। सूरज सिंह की निगाह उस पर गई। नटवर खुलकर मुस्कुराया और गिलास उठाकर बोला, मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया है सर। मैं तो गिलास में बियर भरने जा रहा हूँ। इसी बहाने मुझसे टहलना भी हो जाएगा। कहने के साथ ही नटवरलाल बार काउंटर की तरफ बढ़ गया। सूरज सिंह ने स्पष्ट महसूस किया कि उसके खिलाफ विद्रोह की लहर उठ खड़ी हुई है। जुगल किशोर को सर बनाए जाने वाली बात किसी को पसंद नहीं आई है।
भीमराव विस्की का आधा गिलास खाली किया और वहीं खड़े खड़े बोला, सर, धंधे से अलग होने की बात मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैं जानता हूँ। भीमराव के चेहरे पर लापरवाही थी। गिलास खत्म करके मैं जा रहा हूँ। मेरा इरादा आप लोगों को डिस्टर्ब करने का नहीं है। सूरज सिंह ने सिगरेट सुलगाई, कस लिया, फिर स्थिर लहजे में कह उठा, मैं जानना चाहता हूँ किसको मेरी बात पसंद आई और किसको नहीं। जिन्हें जुगल किशोर के सर बनने पर एतराज़ हो वो खड़ा हो जाए ताकि मैं तुम सबके दिलों की बात जान सकूं। अगले ही पल सब खड़े हो गए। कोई मुझसे भी तो पूछ लो कि मैं सर बनना चाहता हूँ कि नहीं। सूरज सिंह ने सिर हिलाया। बैठ जाओ। सब बैठ गए। वाड़िया भी बैठ गया। सूरज सिंह ने बार काउंटर के पास खड़े भीमराव को देखा। भीमराव, कुर्सी पर आकर बैठ जाओ। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो। अगर मेरी बात तुम लोगों पर को पसंद नहीं आई तो उसके लिए मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। अच्छा काम वही होता है जो सबकी सहमति और खुशी से किया जाए। मैं कहता हूँ जुगल किशोर से तुम लोगों से ज़्यादा काबिलियत है। मेरी यह बात तुम लोगों को पसंद नहीं आ रही। शायद इसी से भी है कि किसी नए आदमी को सर की कुर्सी पर नहीं देखना चाहते हो। शायद इसलिए भी कि तुम लोग किसी नए आदमी को सर की कुर्सी पर नहीं देखना चाहते हो, या फिर इसलिए कि तुम लोगों ने सोच रखा था कि जल्दी ही मैं रिटायर होने वाला हूँ और मेरी जगह तुम लोगों में से किसी एक को मिलेगी, या फिर कोई और भी वजह हो सकती है। कहने के साथ ही सूरज सिंह 2 पल के लिए ठिठका, फिर बोला, मैं चाहता हूँ तुम लोग खुद ही जुगल किशोर को चेक करो और देखो कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा। हो सकता है यह सर बनने की काबिलियत ही न रखता हो। मैं धोखा तो नहीं खा रहा हूँ। भीमराव के चेहरे पर फौरन जहरीली मुस्कान नाच उठी। बुढ़ऊ, तूने तो अपनी तरफ आई मुसीबत का मुंह मेरी तरफ कर दिया। बुरी कद बनाकर ही रहेगा मेरी। मैंने कब कहा है कि मैं सर बनना चाहता हूँ? जुगल किशोर सोच रहा था। भीमराव हाथ में विस्की का गिलास थामे फौरन घूमा। यह सर बने, हमें कोई एतराज़ नहीं। भीमराव के चेहरे पर जहरीली मुस्कान जैसे स्थायी हो गई थी। इसके लिए जुगल किशोर को अपनी काबिलियत हमारे सामने साबित करनी होगी। कैसे? सूरज सिंह ने सिर हिलाया। जैसे हम चाहें। सर बनना है इसने तो हमें अपनी तसल्ली अच्छी तरह करनी है। जो शख्स भविष्य में हमें ऑर्डर देगा वो ऑर्डर देने की औकात भी रखता है या नहीं, यह ठीक रहेगा। गिरीश फौरन कह उठा। और भी कई सर हिले। मुझे कोई एतराज़ नहीं। सूरज सिंह कह उठा। बुढ़ऊ, क्यों मुझे नंगा करवा रहा है? भीमराव गिलास थामे आगे बढ़ा और वापस अपनी कुर्सी पर आ बैठा। जुगल किशोर की हालत उस बकरी जैसी हो रही थी जिसे 8 शेरों ने घेर लिया था। हालातों को वह बेवकूफ़ी समझ रहा था, परंतु कोई भी भाव चेहरे पर नहीं आने दिया। चट्टान की तरह कुर्सी पर जमा बैठा था, जबकि भीतर ही भीतर खड़ा था। सबसे पहले तो यह देखना चाहिए कि इसकी बाहों में दम कितना है। अमरपाल ने हंसकर बोला। पंजा लड़ाएं इससे? वाड़िया बोला। पंजा लड़ाने में तो तू माहिर है। नटवर लाल ने उसे देखा। मेरा कंधा घायल है, अभी ठीक नहीं हुआ। वाड़िया बोला। दारू वाला इससे पंजा लड़ाएगा। भीमराव की मुस्कुराती निगाह सूरज सिंह पर गई। इसकी काबिलियत और नाकाबिलियत का फैसला कैसे होगा? मापदंड क्या है? भीमराव ने पूछा। जितने टेस्ट तुम लोगे उनमें से आधे से ज़्यादा में जुगल किशोर को जीतना होगा। सूरज सिंह ने कहा। आधे से ज़्यादा टेस्ट तो हर कोई जीत सकता है। फिर तुम क्या चाहते हो? हम 6 टेस्ट लेंगे। इनमें से 2 भी हार गया तो इसे नाकाबिल माना जाएगा। ठीक है। सूरज सिंह ने कोई एतराज़ नहीं उठाया। गर्दन मेरी और फैसला बुढ़ऊ किए जा रहा है। दारू वाला जुगल किशोर के सामने कुर्सी पर आ बैठा। वह मुस्कुरा रहा था। निगाहें जुगल किशोर पर थी। जुगल किशोर के चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था। पंजा लड़ाने में
तुम मुझसे हारने जा रहे हो मिस्टर जुगल किशोर, दारू वाला हंसा। जानता हूँ, जुगल किशोर मुस्कुराया। क्या मैं हारने जा रहा हूँ? दारू वाला ने अजीब सी निगाहों से जुगल किशोर को देखा। जुगल किशोर ने अपनी कोहनी टेबल पर रखी और हाथ ऊपर करते हुए पंजा खोल दिया। दारू वालों ने भी ऐसा किया। अगले ही पल दोनों के पंजे आपस में फंस गए। सब तमाशबीन की तरह इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। सूरज सिंह खामोशी से अपनी जगह पर बैठा रहा। तुम दोनों तैयार हो? वाडिया ने पूछा। हाँ, दोनों ने एक साथ कहा। साले के हाथों में ताकत है। 1 2 3 स्टार्ट। अगले ही पल दोनों एक दूसरे का पंजा टेबल पर लगाने के लिए जोर डालने लगे। मोरनी पास आ पहुंची और होठ चुकोड़े पंजों की ताकत की लड़ाई देखने लगी। अगले ही पल उसे इस बात का स्पष्ट एहसास हो गया कि जुगल किशोर हारेगा। जुगल किशोर का पंजा 2-3 बार झुका था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था, जबकि वह दारू वाला का हाथ एक बार भी नहीं झुका पाया था। उन दोनों के सिरों पर भीड़ थी। उस भीड़ का फायदा उठाया मोरनी ने। सब दारू वालों का स्थान बढ़ाने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मोरनी ने बालों में लगा पिन सावधानी से निकाला, दाएं हाथ में पकड़ा और हाथ की लंबाई में ले जाते हुए दारू वालों के कंधे की तरफ ले गई। किसी का ध्यान उस तरफ नहीं था। तभी जुगल किशोर का हाथ थोड़ा सा झुका तो सब ने जोरों से खुशी से चिल्ला उठी, शाबाश दारू वाला, थोड़ा सा और वह थोड़ा सा और भी हो जाता, परंतु तभी मोरनी के हाथ में दबी पिन दारू वाला के कंधे में तीव्रता से चुभी। उसके साथ ही मोरनी ने पिन दूर उछाला और हाथ वापस कर लिया। दारू वाला, जो कि जीतने जा रहा था, कंधे में तीव्रता से पेन चुभने की वजह से उसके बदन में जोरों का कंपन हुआ। पंजे का जोर ढीला हुआ और ढीला होते ही जुगल किशोर का पंजा, जो कि टेबल पर लगने जा रहा था, वह सीधा हुआ और दूसरे ही पल दारू वाला का पंजा दूसरी तरफ नीचे जा लगा। शोर थम गया। सब हक्के बक्के रह गए। शायद सबको विश्वास था कि दारू वाला जीतेगा, लेकिन बाजी उल्टी पड़ गई। जुगल किशोर का चेहरा सुर्ख हो रहा था। वह गहरी गहरी सांसें लेने लगा। दारू वाला भड़क उठा और पलटकर अपने पास खड़ी भीड़ को देखने लगा, जिसमें नारायण दास, वाडिया और गिरीश थे। मोरनी थी। दारू वाला की निगाह तीनों पर। किस कुत्ते ने मेरे कंधे पर कुछ चुभोया? दारू वाला घुर्रा उठा। तमीज से बात करो, नारायण दास बोला। सर यहाँ मौजूद हैं। दारू वाला ने फौरन खुद को संभाला और सूरज सिंह को देखकर बोला, सॉरी सर, लेकिन इनमें से किसी ने मेरे कंधे पर कुछ चुभोया, सुई जैसी चीज़, लेकिन इसकी वजह से मैं हार गया। खुद पर काबू रखते हुए दारू वाला ने उखड़े स्वर में कह उठा, एक बात का हमेशा ध्यान रखना दारू वाले, सूरज सिंह ने बेहद शांत स्वर में कहा। हारने की कोई न कोई वजह हमेशा होती है और हारने के बाद कुछ कहना बोलना अच्छा नहीं होता। दारू वाला होठ भींचकर पलटा और बार काउंटर की तरफ बढ़ गया। मोरनी फौरन उसके साथ हो गई। पैक बना दूं? मोरनी के स्वर में सहानुभूति थी। हाँ, बड़ा बनाना। दोनों बार काउंटर के पास पहुंचे। मोरनी पैक तैयार करते हुए धीमे स्वर में कह उठी, मुझे मालूम है कि तुम सच कह रहे हो। तुम जानती हो किसने सुई चुभाई? दारू वाला ने गुस्से से उसे देखा। नहीं, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मैं सच कह रहा हूँ? जुगल किशोर जैसा इंसान तुम जैसी ताकत वाले से नहीं जीत सकता। वह जीता तो जाहिर है कि किसी ने तुम्हारे साथ शरारत करके उसे जिताने की कोशिश की है। मोरनी ने पैक तैयार करके उसके सामने रख दिया। पता चल जाए तो फिर देखना क्या हाल करता हूँ। कहने के साथ ही दारू वाला ने गिलास उठाया और बीचे होठों को खोलकर उसी गले में उड़ेल दी। जुगल किशोर छाती फुलाकर शान वाले अंदाज से उठा और सिगरेट सुलगाकर कस लिया। वैसे चेहरे पर किसी तरह का जिक्र करने लायक भाव नहीं था। सूरज सिंह शांत भाव से अपनी कुर्सी पर बैठा सब पर निगाहें दौड़ा रहा था। वे सब उखड़ी तीखी निगाहों से जुगल किशोर को देख रहे थे। सर के सामने सिगरेट पीना मना है। नारायण दास ने जुगल किशोर को घूरा। जुगल किशोर ने कुछ कहने से पहले ही पास आती मोरनी कह उठी, सर की तरफ से जुगल किशोर को सिगरेट पीने की इजाज़त है। नारायण दास ने नापसंदगी वाले भाव से मुंह फेर लिया। 6 में से एक टेस्ट में
तो हो गया। जुगल किशोर ने उन सब पर निगाह मारी। अब आगे? सबकी नापसंदी और खा जाने वाली निगाहों से जुगल किशोर पर देखा और उस पर जा टिकी। जुगल किशोर मुस्कुराकर कह उठा, अब यह मत कह देना कि मैं 20 फीट ऊंची छलांग लगाऊं। यह मेरे वश का नहीं है। वाड़िया ने जेब से रिवॉल्वर निकाली और टेबल पर रख दी। जुगल किशोर की प्रश्न भरी निगाह वाड़िया पर जा टिकी। क्या करना है इसका?